हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। कम ऑन। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। एसेंशियली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द बैंकिंग सिस्टम। क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीलिम्स के हिसाब से सवाल आ जाते हैं इसमें से काफ़ी। हर साल कम से कम 1 से 2 सवाल आते हैं, तो इस पर हम ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल से ज़्यादा थोड़ा फैक्चुअल है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसी चीज़ हो रही है। बाकी मैं आपको आगे बताता रहूँगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। सो चलो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम समझते हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, एक होते हैं बैंक्स और एक होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या फ़र्क है? बहुत सिंपल सा फ़र्क है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, एक चीज़ होती है डिमांड डिपॉजिट्स, याद है? सेविंग्स अकाउंट होता है डिमांड डिपॉजिट, कि जब हम डिमांड करेंगे हमें हमारा डिपॉजिट मिल जाएगा। ठीक, तो बैंक्स के साथ आप ऐसा कर सकते हो, पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप ऐसे अकाउंट नहीं खुलवा सकते। एक ये फ़र्क है। दूसरा, बैंक्स में आप चेक इशू कर सकते हो और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप चेक इशू नहीं कर सकते। ठीक, तो ये 2 फ़र्क हो गए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक्स में। ठीक, देखो, बैंक्स 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं कमर्शियल और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव। समझते हो कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल, कोई भी कमर्शियल चीज़ का मतलब क्या है? कमर्शियल मीन्स कॉमर्स के लिए आई है, जो उसका मेन जो गोल है वो है प्रॉफिट। ठीक, समझ आती है बात? और कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव का मतलब होता है कई सारे लोग साथ में आके एक बैंक बनाते हैं और उन सब उसमें थोड़े थोड़े पैसे डाल के एक बैंक को बनाएंगे और वो बैंक लोगों को ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो उसका काम होता है लोगों को फ़ायदा देना, उनसे बहुत प्रॉफिट कमाना नहीं। कोऑपरेटिव केवल बैंक नहीं होते हैं। जैसे आप देखोगे अमूल है, अमूल भी एक कोऑपरेटिव है। अमूल का मालिक का नाम आपको नहीं कभी सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि अमूल एक कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव मतलब क्या? कि अमूल में कई छोटे छोटे किसान, आनंद करके जगह है गुजरात में, कई छोटे छोटे किसान या फार्मर साथ में आए, उन्होंने मिल के एक दूध बनाया। सबने अपने थोड़ी थोड़ी भैंसों से दूध निकाला, उसको दूध को लाए, उनको किया, और जब छोटे छोटे बहुत लोगों ने किया तो लार्ज अमाउंट में दूध आया। और फिर उसने पूरी कोऑपरेटिव बनाई, उसने अपना नाम अमूल रखा और उसको पूरे के पूरे देश में बांटना शुरू कर दिया। ठीक, अब एक अगर दूध वाला होता तो वो कितना बांट लेता और कितना कमा लेता। पर आज उसको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि मुझे घर जाना है, किसी के उसे बेचना है, नहीं। उसे जाना है कोऑपरेटिव में अपना, अगर वो दिन का 100 किलो निकालता है, उसमें 100 लीटर या 100 किलो दूध दे दिया, दूसरे ने भी दे दिया, तीसरे ने भी दे दिया। अब वो कोऑपरेटिव बनी हुई है, उसने उन सबको इकट्ठा करा, प्रोसेस करा और पूरे देश में फिर आगे बेच दिया। ये सिस्टम होता है कोऑपरेटिव का। इसीलिए आपको अमूल का दूध सस्ता मिलता है, क्वालिटी सही मिलती है, क्योंकि उनका मेन काम प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, अगर अभी अमूल कोई प्राइवेट प्लेयर चला रहा होता तो शायद इसके रेट और ज़्यादा होते। इसी तरह कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में हमेशा आपको एफडी का रेट ज़्यादा मिलेगा या बैंक सेविंग्स अकाउंट पे रेट ज़्यादा मिलेगा। कमर्शियल में कम मिलेगा। कमर्शियल का काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक, 2 तरह के बैंक समझ आते हैं। अब देखो, कमर्शियल बैंक्स में बात करेंगे तो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है शेड्यूल्ड और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल्ड। ये क्या भला है? देखो, शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है, तो इस लेक्चर में हम थोड़ी सी बात पीडीएफ के थ्रू करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ समझाने को और काफ़ी पॉइंट्स मुझे आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये और ये हम बात कर चुके हैं। तीसरी बात हमें करनी है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो 2 तरह के थे। कौन से हमने देखे? पहला हमने देखा शेड्यूल्ड और दूसरा हमने देखा नॉन शेड्यूल्ड। क्या फ़र्क है? देखो सिंपल, शेड्यूल क्या होते हैं आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। शेड्यूल 1 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, इसमें अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, ऐसे ही एक आरबीआई का एक्ट है 1934। ठीक, उसके अंदर उसने कुछ बैंकों का नाम लिखा है उसके 2nd शेड्यूल में। ठीक, जिन भी बैंकों का नाम 2nd शेड्यूल के अंदर है उनको कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। जैसे कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं। कमर्शियल हैं, प्रॉफिट के लिए हैं। ठीक, और शेड्यूल्ड क्योंकि इन शेड्यूल्ड में हैं ये बैंक्स। ठीक, एक तो ये कंडीशन है कि इनका नाम 2nd शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी अ कॉरपोरेशन, और पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 500 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे समझेंगे।
अभी आपको ये बस याद रखना है कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5,500 करोड़। ठीक, ये तो हो गया। पर एसेंशियली फ़र्क क्या होता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड में, कि वो क्या करते हैं। देखो, नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है ना वो लिमिटेड चीज़ें कर सकता है, जैसे कि ये ना फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता, इसमें डॉलर वॉलर का कोई काम नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमने एक चीज़ पढ़ी थी CRR लास्ट लेक्चर में, SLR। ठीक, सारे बैंकों को ये मेंटेन करना होता है बिल्कुल, पर इसमें से एक चीज़ आप मुझे बताओगे कौन सी थी जिसको RBI के पास रखवाना पड़ता है। ठीक है, तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या करता है ना, ये कई बार रख सकता है कि CRR वो रखे पर अपने ही पास रख ले, RBI में जमा ना कराना पड़े, ये सुविधा दे देते हैं। मतलब ये बहुत मेन बैंक्स नहीं होते। हमारे जो मेन आप बैंक्स आप देखते हो SBI, ICICI, एक्सिस, HDFC, ये सारे हैं कमर्शियल और शेड्यूल्ड। नॉन शेड्यूल्ड भी इसी तरह के होते हैं, पर वो डॉलर वॉलर में डील नहीं कर सकते, वो CRR वगैरह अपने पास भी रख सकते हैं, कुछ उन्हें वो दे दिया जाता है कि चलो तुम ये कर लेना, थोड़े बहुत रिलैक्सेशन दे दिए जाते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते थे हमने अभी पढ़ लिया, पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। ठीक, अब जो अर्बन सिटीज़ में होते हैं उनको कह दिया जाता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, आर लोकेटेड इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अर्बन को भी दो तरह में बांटा गया है, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड, और उनको आगे बांटा गया है सिंगल स्टेट और मल्टी स्टेट। सीधी सी बात है, कोई ऐसा बैंक जो एक ही स्टेट में है वो सिंगल स्टेट हो गया, और कोई जो मान लो उत्तर प्रदेश में भी है और गुजरात में भी है तो वो मल्टी स्टेट हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड इसमें भी ये है कि जो इसके शेड्यूल में आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में वो शेड्यूल्ड है, दूसरा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो कोऑपरेटिव बैंक्स मेन कहाँ काम करते हैं, एक तो अर्बन एरिया में कर रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव, फिर एक रूरल भी होता है। मेन जो पैसे की ज़रूरत है ना वो रूरल इंडिया में है, इसीलिए हमने देखा था कि बैंक चलाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक, अब रूरल में पैसा देना है, जो फार्मर है गरीब उसे लगानी है अपनी फसलें। ठीक, उसके लिए उसको चाहिए पैसा, वो कहाँ से आएगा, कोऑपरेटिव बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक सस्ते में लोन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब है तो इस क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इसका मेन काम होता है। इट कंप्राइजेज ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन भी देंगे कि चले यार 4 महीने के लिए ले ले, एक होगा ले भाई तू 10 साल के लिए ले ले, दोनों तरह के लोन रूरल में दिए जाते हैं। और इसके लिए ना पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट का। एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव बैंक होगा, और फिर बिल्कुल विलेज गांव में इनकी एक ब्रांच होगी जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ये आप यहाँ देखो, देखो रूरल में क्या स्ट्रक्चर है, स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट में ये, और विलेज लेवल पे ये। डायरेक्टली कौन डील कर रहा है बोरोवर्स से, पैक्स। ठीक, और पैक्स जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में नहीं आता, क्योंकि ये उनके सारे रूल्स नहीं मान सकते। कई बार किसानों को हमें बिना कोलैटरल के भी लोन देना पड़ता है, कभी उनके इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ते हैं, कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो हर चीज़ रेगुलेशन के हिसाब से नहीं हो सकती जब आप इतने गरीब और गाँव पे डील कर रहे हैं। ठीक, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाता है कि चलो ठीक है देख लेना। ठीक है, और रूरल कोऑपरेटिव के जितने भी बैंक हैं दे आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। बाकी सारे बैंक जो है उन्हें कौन देखता है, RBI। रूरल कोऑपरेटिव बैंक को कौन देखता है, नाबार्ड। RBI जैसी की एक बॉडी है, बेसिकली ये बैंक है रूरल डेवलपमेंट के लिए। बार्ड का B है बैंक, RD है रूरल डेवलपमेंट, ऐसे याद रखना हमेशा। एक और बैंक है जो नाबार्ड के अंदर आते हैं और उनको कहा जाता है रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, ये भी कमर्शियल है। देखो रीजनल रूरल बैंक्स आपके सारे बैंक थे, SBI चल रहा है, ICICI चल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक चल रहा है, सारे बैंक चल रहे हैं। पर 1975 में ऐसा लगा कि यार अभी भी ना गरीबों को, किसानों को, एग्रीकल्चर को सही से केटर करने के लिए बैंक नहीं है।
क्योंकि आपका एसबीआई और भी 100 काम कर रहा है और उसमें उसे ज़्यादा फायदा मिलता है, तो वो गरीबों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो 1975 में कुछ बैंक्स बनाए गए जिनका काम केवल और केवल डेवलप द रूरल इकोनॉमी था, कि भाई वहाँ पे कोई आर्टिस्ट है उसे करो, स्मॉल फार्मर है उसे करो, ठीक है। और इनके 75% लेंडिंग, तुम जितना भी पैसा दोगे ना वो प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, हमने डिस्कस करा था कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, जैसे कि हेल्थ है, जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, कि आपकी लेंडिंग, अगर कोई आदमी इन चीज़ों में काम कर रहा है तो उसको पैसा दो। नॉर्मल बैंकों का 40% जो भी वो लोन देते हैं वो इधर होने चाहिए, पर रीजनल रूरल बैंक आरआरबी इकलौते ऐसे बैंक होते हैं जिनका 75% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए, ठीक है। और रीजनल रूरल बैंक बनाता कौन है, देखो, तो इनको ना एकदम से सरकार नहीं बनाती, इनको बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट 50% पैसा देगी। उसके बाद हर आरआरबी का एक स्पॉन्सर बैंक होता है बड़ा, जैसे एसबीआई ने एक खोला आरआरबी, तो उसमें 35% पैसा एसबीआई देगा, स्टेट गवर्नमेंट बाकी का 15% देगी। ऐसे ही एक आईसीआईसीआई खोलेगा, एक एचडीएफसी खोलेगा। तो स्पॉन्सर बैंक होते हैं, इनकी परसेंटेज ज़रूर याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% एंड स्टेट गवर्नमेंट 15%, ठीक। और रीजनल रूरल बैंक मैंने आपको बताया कि कौन देखता है इन्हें, आरबीआई नहीं देखता है, इन्हें देखता है नाबार्ड, ठीक है बॉयज। चले आगे। देखो, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने ये पढ़ा, आरआरबी एस्टैब्लिश्ड इन 1975, बिल्कुल सही। रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट के थ्रू 1976 में, पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ठीक है। ये रेशियो होता है, ठीक है। 75% लेंडिंग देनी होती है इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर को, एंड आरआरबीज आर अंडर द सुपरविजन ऑफ नाबार्ड, राइट। सब पूरा डिस्कशन हो गया हमारा आरआरबीज को लेकर। और कुछ तरह के बैंक्स देख लो यहाँ पर, बहुत सिंपल है, अब तो तुम लोग समझ जाओगे। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी। सरकार अगर 51% से ज़्यादा का हिस्सा रखती है तो कोई भी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक्स ओन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैविंग मोर देन 50% और 51% ओनरशिप, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, सरकारी बैंक। क्यों? क्योंकि इनमें इनका 51% जो पूरा स्टेक है वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं भाई, जो सरकार का, जिनमें 51 या 50 से कम होता है वो प्राइवेट होगा, आईसीआईसीआई, एक्सिस। फॉरेन बैंक क्या होते हैं बिल्लू? फॉरेन बैंक तो बाहर के बैंक हैं जिन्होंने इंडिया में अपनी ब्रांच खोल ली है, एस्टैब्लिश इन इंडिया बट ओन्ड बाय फॉरेन एंटिटीज। जैसे एक बैंक का नाम हो गया सिटी बैंक, ठीक। कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, सिंपल, आप सब समझते ही हो। फिर एक चीज़ आती है लोकल एरिया बैंक। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान हम देंगे कि लोकल एरिया बैंक क्या है। देखो, ये 1996 में आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू सेट अप न्यू प्राइवेट लोकल बैंक्स विद ज्यूरिसडिक्शन ओवर 2 to 3 कंटिन्यूअस डिस्ट्रिक्ट्स। मान लो यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं लगे हुए, ए बी सी, ठीक। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो आसपास हैं इनके लिए एक बैंक बना दिया गया है, ये है इनका बैंक। क्यों बनाया गया होगा, एक बार सोचो। इतने सारे बैंक हैं ऑलरेडी, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, तो ये क्यों बनाया जाएगा? ये इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ के लोग इसमें पैसा डालेंगे, बिल्कुल सही बात है। और अब ये यहीं ऑपरेट करता है बस, तो जो ये लोन्स भी देगा ना वो यहीं के लोगों को मिलेंगे। वरना अगर ये एसबीआई होता तो हो सकता था वो जाके विजय माल्या को लोन दे दे, हो सकता था वो एबीसी में काम करे और जाके साउथ इंडिया में दे दे या ईस्ट इंडिया में दे दे। पर ये क्या है, जिस जगह से पैसा आएगा उसी जगह वापस इन्वेस्ट होगा, उस जगह का पैसा। जैसे मुंबई से बहुत पैसा आया तो मुंबई में ही वापस लगा, ये नहीं मुंबई का पैसा गांव में लग गया। इस तरह का कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग लोकल एरिया बैंक वाज टू एनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग्स बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड मेक देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द सेम लोकल एरियाज, ठीक। इंडिया में केवल 4 हैं लोकल एरिया बैंक, ठीक है, नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं इन्हें। और इनमें से एक एग्जांपल है कोस्टल लोकल एरिया बैंक इन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, ठीक है।
कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन से साल में आया पता होना चाहिए, अदरवाइज बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा बैंकिंग वाला पार्ट, ठीक है। याद है हमारा वो डायग्राम, देखो वापस देख लो, हमने ये डायग्राम पढ़ा था। बैंक्स कमर्शियल में पब्लिक पढ़ लिया, प्राइवेट पढ़ लिया, फॉरेन पढ़ लिया, रीजनल पढ़ लिया, पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बचा है, पढ़ा देता हूँ अभी, और लोकल एरिया बैंक नॉन शेड्यूल पढ़ लिया, कोऑपरेटिव पढ़ लिया, सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट, रूरल, अर्बन सब पढ़ लिया। फिर एक चीज़ आती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है भाई, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनमें बैंकिंग नहीं होती है पर फाइनेंस का काम होता है। जैसे कि इनमें 3 पार्ट होते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे कि नाबार्ड है, अभी पढ़ेंगे हम। एनबीएफसी, कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो लोन वोन ही दे रही होती है बस आके। जैसे आपने सुना होगा शायद, मुथूट फाइनेंस का ऐड देखा हो शायद आपने। आईआईएफएल फाइनेंस करके एक कंपनी है, ठीक। ये सब क्या करती हैं? लोन वोन देती हैं, आए लोन दे दिया, पैसे ले लिए वगैरह। एनबीएफसी पर हाँ, ये नहीं कि आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो और ये सब नहीं होगा। हमने पढ़ा था ना कि आप इनमें डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, सीआईसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आता है, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। यूपीएससी ने क्लियर कट इस लाइन से सवाल पूछा था लास्ट टाइम, सीआईसी को आरबीआई रेगुलेट करता है नहीं, सीधा सीधा यहाँ दिया हुआ है। सीआईसी क्या होती हैं? बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। जब आप लोन लेने किसी बैंक के पास जाते हो ना, तो वह एक चीज़ देखता है जिसे हम कहते हैं सिबिल, ठीक। सिबिल स्कोर होता है आपका। क्या होता है सिबिल से? बेसिकली ये कंपनीज बताती हैं कि ये जो आदमी लोन लेने आ रहा है ना, ये चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। इसने आज तक पहले जितने भी लोन लिए हैं, या कोई चीज़ अगर ईएमआई पे ली है, किस्त पे ली है, तो इसने सारी किस्तें टाइम पे दी हैं या नहीं है, नहीं दी हैं। ये मेंटेन करता है रिकॉर्ड। और जब ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो जैसे ही आप एक बैंक के पास पहुंचते हो, बैंक इसे फ़ोन करता है कि हाँ भाई, ये राधे श्याम तिवारी आए हैं, इनका क्या सीन है। तो वो कंपनी बताती है, अरे भाई ये तो बहुत स्कैम आदमी है, लोन लेगा देगा नहीं, तो फिर वो आपको लोन नहीं देगी। इनको कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बट ये बैंक नहीं, बैंकिंग वाले काम नहीं कर रही, इसलिए इनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोल दिया जाता है, राइट। इसी में जो हमने पढ़ा ना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनमें नाबार्ड वगैरह, इनको एक वर्ड और कहा जाता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन सबको आरबीआई देखता है। क्या होते हैं डेवलपमेंट? मतलब डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है। देखो 4 हैं। कौन से? नाबार्ड। नाबार्ड इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। देखो नाबार्ड है, नाबार्ड को कब बनाया गया? 1982 में। कौन से एक्ट के अंदर? इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 के तहत इसको बनाया गया। नाबार्ड का क्या, हमने वहाँ क्या करा था? बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इसका काम क्या है कि भाई रूरल एरिया में, गांव के एरिया में जाकर डेवलपमेंट करा जाए, विकास करा जाए, उसके लिए बैंकिंग की सुविधा देना, लोन्स देना, पैसे देना, ये सब करना। तो यही है, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल, और यही सब, ठीक है, राइट। हैंडीक्राफ्ट्स, अदर रूरल क्राफ्ट्स, इट एक्ट्स एज कोऑर्डिनेटर इन ऑपरेशंस ऑफ रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। भारत सरकार को पॉलिसी बनाने में भी मदद करता है, ठीक है। बैंक को ट्रेनिंग और ये सब देता है। ये सब तो मोटिव वही है, पॉइंट्स लिखने के लिए लिखे हैं, बट आपको समझ आ गया क्या करता है, पैसे देता है। पर ये डायरेक्टली जाके लोगों को पैसे नहीं देता है कि हाँ भाई राधे श्याम तिवारी को बुलाओ और ये लो पैसे राधे श्याम तिवारी, नहीं। जैसे आरबीआई डायरेक्ट पैसा देता है क्या? नहीं ना, आरबीआई बैंकों को देता है और बैंक जाके लोगों को देते हैं, राइट। ऐसे ही गाँव में आरबीआई का काम करता है नाबार्ड, ये कुछ इंस्टीट्यूशंस को देता है और वो इंस्टीट्यूशंस आगे लोगों को देते हैं। तो आपको ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नाबार्ड फाइनेंसेस दोज इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रूरल सेक्टर, ठीक है। इट डज नॉट एक्सटेंड डायरेक्ट क्रेडिट एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। ये कुछ कंपनीज को देता है, वो कंपनीज आगे देती हैं, बिल्कुल क्लियर है। फिर आ जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक।
कोई भी डाउट हो टेलीग्राम लिंक है, शूट करना वहाँ पे मैं सारे आंसर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ज्वाइन कर लेना अगर ज्वाइन नहीं किया है। चलो, नेशनल हाउसिंग बैंक देखो, जैसे नाबार्ड था किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वैसे ही जब आदमी आप देखते हो ना घर वर लेना होता है, हाउसिंग के लिए पैसा चाहिए, उस पैसे को मोबिलाइज करने के लिए बनाया गया था नेशनल हाउसिंग बैंक। कब बनाया गया, 1998 में। इसका एक्ट क्या था, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। क्या काम है, प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस टू बोथ एंड लीगल एंड लोकल एंड रीजनल लेवल्स। ठीक है, ये भी डायरेक्टली नहीं देगा, एक ये भी आरबीआई का काम करता है कि हाउसिंग सेक्टर में कई ऐसी कंपनियां हैं जो सीधे होम लोन देंगे, तो उन कंपनीज को रेगुलेट करता है एनएचबी। It does not extend direct credit at individual level but extends indirect financial assistance by the way of refinance। ठीक है, फिर ऐसे ही कहा जाता है एग्जिम बैंक। एग्जिम क्या है, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, इम मतलब इम्पोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जब आप काम करते हो तब भी आपको कई बार भाई लोन चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस देते हैं और उन इंस्टीट्यूशंस को कौन गवर्न करता है, एग्जिम। वहाँ पर ये आरबीआई का काम करता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। कब हुआ, 1982 में। कौन से एक्ट के अंडर, इस एक्ट के अंदर। ठीक, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, राइट। ये जो है ये डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देता भी है और इनडायरेक्ट भी देता है, मतलब उन कंपनीज को भी देता है जो कि आगे एक्सपोर्टर को देंगे, और डायरेक्ट एक्सपोर्टर से भी बात कर सकता है, उन्हें दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि एनएचबी नहीं करता था डायरेक्ट किसी इंसान को, नाबार्ड भी सीधे किसी इंसान को लोन नहीं देता था, पर एग्जिम दे सकता है। ठीक है, समझ में आती है बात। ऐसे ही एक फिर बना भाई सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है हमारी, ठीक है, कुछ छोटा कारखाना किसी ने लगा लिया, अब उसको थोड़ा पैसा चाहिए, वो एसबीआई आईसीआईसीआई के पास जाएगा, वो लात मार के भगा देंगे कि नहीं दे रहे भाई। पर कुछ बैंक ऐसे, एक पूरा सिस्टम इसी के लिए बना दिया गया जो छोटी इंडस्ट्री वालों के लिए बने, तो उसको तो वो सिडबी है। कब बना, 1990। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो छोटी छोटी होती है ना कंपनीज, उन्हें कहा जाता है एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म माइक्रो मतलब बहुत छोटी, स्मॉल मतलब छोटी, और मीडियम की ठीक लेवल की ऐसी एंटरप्राइजेज जो होती हैं, ऐसी कंपनीज जो होती हैं, उन्हें कहते हैं एमएसएमई। सिडबी भी मेनली क्या करती है, इनडायरेक्टली ही देती है। ठीक है, उसके बाद अभी अभी थोड़े ही टाइम पहले एक स्कीम आई थी, मुद्रा बैंक। मुद्रा, इसके फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट करा। ये क्या करती है, इन्होंने बनाया एक मुद्रा बैंक। ठीक, इसको सिडबी के अंदर ही बनाया गया है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हीं का काम है। ठीक है, इसका अब आप मेन पर्पस समझना है, इसे क्यों बनाया गया। इट इज़ टू प्रोवाइड फंडिंग टू नॉन कॉरपोरेट इनफॉर्मल सेक्टर, स्मॉल बिजनेस सेक्टर। जैसे कि अभी तक जो स्मॉल इंडस्ट्री थी ना, वो तो यार प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के उसके लाइसेंस वगैरह लेकर होता है, पर एक छोटी दुकान है, अगर एक दुकान वाला है, वो अपनी दुकान चला रहा है, वो क्या करे, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, उसे ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए, लेकिन वो बहुत फॉर्मल सेक्टर नहीं है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब जो प्रॉपर लाइसेंस वाइसेंस और ये परमिशन के साथ चल रहा है। अरे आप अपने घर के साइड में आपने अपनी दुकान लगा के खोल ली, काम कर रहे हो, तो आप कोई इसे कहा जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर की, बहुत फॉर्मेलिटी नहीं है, यहाँ चालू कर दिया है काम, पर उनका भी तो ध्यान रखना है ना, तो उनके लिए आया था मुद्रा। समझ में आ गई बात। ठीक है, मुद्रा लोन्स को ना 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ये मत पढ़ना, ये गलत है। 3 कैटेगरी होती हैं इसकी, बस इतना याद रखना, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितने से कितने तक के लोन को शिशु कहा जाता है, कितने से कितने तक का लोन अगर देंगे तो किशोर होगा, और कहाँ से कहाँ तक है तो तरुण होगा। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पुराना है, ये चेंज हो चुका है, इसलिए ये नहीं पढ़ना है। कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे कि कहाँ तक कौन से लोन है ये, इनकी डेफिनेशन रिसेंटली चेंज हुई है। ठीक है,
एक अभी सरकार ने और डीएफआई बना दिया। डीएफआई क्या था? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसका नाम क्या है? नैपफिड। फिट मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो आप देखते हो ना, रोडे वोडे बन रही हैं, भारी ब्रिजेस बन रहे हैं, अब इनमें पैसा लगता है, तो इनका पैसा मोबिलाइज करने के लिए एक और बनाया गया है नैपफिड। पूरा पूरा भी गवर्नमेंट का है 100%। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक सब क्लियर है सबको?